नमस्कार दोस्तों, जेबी एजुकेशन हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत है। मैं पवन मेघवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसके अंतर्गत आज अपने कोशिका भित्ति की प्रसंरचना यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है कोशिका भित्ति का पार्ट 3 और 4, तो उसके अंदर आपको पता लग गया होगा कि हमने कोशिका भित्ति के बारे में कुछ तो बात कर ली थी। और लास्ट वीडियो में अपने जो बात कर रहे थे कोशिका भित्ति की प्रसंरचना के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपने दो पार्ट पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति की प्रसंरचना के अंदर, मैट्रिक्स और फाइब्रिल्स। तो फाइब्रिल्स के बारे में उसके अंदर बात कर ली थी, और सेकंड पार्ट जो बचा था अपना मैट्रिक्स, उसके बारे में बात करनी है आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। तो अपने शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। वो क्या है? आज का टॉपिक अपना कोशिका भित्ति की प्रसंरचना। कोशिका भित्ति की प्रसंरचना। प्रसंरचना यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो इसके अंदर अपने दो के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट था जो अपना वो था फाइब्रिल्स। ठीक है, फाइब्रिल्स। और सेकंड जो है इसका भाग वो कौन सा है? वो है मैट्रिक्स। तो फाइब्रिल्स के बारे में पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, और सेकंड जो पार्ट है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बारे में आज अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अपने थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देते हैं फाइब्रिल्स को, ताकि आपको याद आ जाए कि अपने फाइब्रिल्स के बारे में क्या पढ़ा था। तो अपनी बात करेंगे फाइब्रिल्स की, तो फाइब्रिल्स के अंदर क्या होता है? फाइब्रिल्स का जो निर्माण होता है वो सेल्यूलोज के अणुओं से होता है। किससे होता है? सेल्यूलोज के अणुओं से होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज होता है एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सेल्यूलोज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से होता है। और आप पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है क्या होती है? ग्लूकोज होती है। तो अपने कह सकते हैं कि सेल्यूलोज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? ग्लूकोज अणुओं से होता है। तो लगभग कितने? 3000 ग्लूकोज अणु। कितने अणु? 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? सेल्यूलोज का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? सेल्यूलोज का निर्माण कर देते हैं। अब ये सेल्यूलोज के जो अणु हैं, ठीक है, जैसे 3000 ग्लूकोज अणु से क्या हो गया? एक सेल्यूलोज के अणु का निर्माण हो गया। अब ये सेल्यूलोज के अणु कितने? सेल्यूलोज के अणु लगभग 100 अणु। कितने अणु? लगभग 100 अणु मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, जिस संरचना को अपने क्या कहती हैं? मिसेल कहती हैं। क्या कहती हैं? मिसेल या मिसेली कहती हैं। अब ये जो मिसेल का निर्माण हुआ किससे? सेल्यूलोज से। ये 20 मिसेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? 20 मिसेल मिलकर निर्माण करते हैं सूक्ष्म फाइब्रिल्स का। किसका निर्माण करते हैं? सूक्ष्म फाइब्रिल्स का। और जब सूक्ष्म फाइब्रिल्स का निर्माण हो गया, अब ये जो सूक्ष्म फाइब्रिल्स है, ये सूक्ष्म फाइब्रिल्स क्या करती हैं? लगभग 250 सूक्ष्म फाइब्रिल्स मिलकर, कितने? 250 सूक्ष्म फाइब्रिल्स मिलकर क्या करती हैं? जो अपने गुरु फाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं। गुरु फाइब्रिल्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है किसके निर्माण की? फाइब्रिल्स के निर्माण की। इनको अपने रेशक भी कहते हैं, याद रखना। फाइब्रिल्स को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इनका क्या है? रेशक है। तो रेशकों के निर्माण की अगर अपनी बात करें तो क्या होता है? सेल्यूलोज से निर्माण होता है, और सेल्यूलोज का निर्माण होता है वो किससे होता है? ग्लूकोज से होता है। ठीक है, और 100 सेल्यूलोज का अणु मिलकर मिसेल का निर्माण करते हैं, और 20 मिसेल मिलकर जो अपने सूक्ष्म फाइब्रिल्स का निर्माण करती हैं, और लगभग 250 सूक्ष्म फाइब्रिल्स मिलकर क्या करते हैं? एक गुरु फाइब्रिल्स का निर्माण कर देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है? इन रेशकों का निर्माण हो जाता है। तो इसके बारे में तो अपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था।
अब जो अपने सेकंड पार्ट है इसका मैट्रिक्स, या इसको अपने क्या कहते हैं, इसको अपने कहते हैं आधात्री या आधारीय पदार्थ, इसके बारे में बात करने वाले। तो बात आती है आधात्री होती क्या है। आधात्री क्या होती है, जो प्राथमिक और द्वितीयक कोश का भित्ति होती है, प्राथमिक और द्वितीयक कोश का भित्ति होती है, उन दोनों कोश का भित्तियों के बीच में पाया जाने वाला एक जेली समान पदार्थ है। प्राथमिक कोश का भित्ति और द्वितीयक कोश का भित्ति की बीच में पाया जाने वाला जेली समान आधारीय पदार्थ है, जिसको अपने क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में होता क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर होता है हेमीसेलुलोज होता है। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर होता है हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इसके अलावा इसके अंदर होता है पैक्टिन, ठीक है, ये चीजें होती हैं किसमें, मैट्रिक्स के अंदर आधारीय पदार्थ के अंदर। ये क्या होता है, जेली समान आधारीय पदार्थ होता है, जो प्राथमिक कोश का भित्ति और द्वितीय कोश का भित्ति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, गोंद हो सकता है, रेजिन हो सकता है, टेनिन हो सकता है, सिलिका ऑक्साइड हो सकता है, ये चीजें भी इसके अंदर हो सकती हैं। तो ये बात आ गई इसकी मैट्रिक्स की। इसके बाद अपने अगर बात करें तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनकी जो स्थूल भित्ति होती है, स्थूल भित्ति कौन सी होती है, पादप कोशिका की स्थूल भित्ति की अगर अपनी बात करें तो स्थूल भित्ति कहते हैं अपने जो कोशिका भित्ति की जो द्वितीयक भित्ति होती है ना, उसको अपने क्या कहते हैं, उसको अपने कहते हैं स्थूल भित्ति। कौन सी भित्ति को, जो द्वितीयक भित्ति होती है कोशिका भित्ति, ठीक है, अपने पढ़ा इसके बारे में, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, ठीक है, इनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं पहले। तो जो द्वितीयक भित्ति होती है उस भित्ति को अपने क्या कहते हैं, उसको अपने कहते हैं स्थूल भित्ति। तो वो जो स्थूल भित्ति होती है उसके स्थूलन का कारण क्या होता है, उसके स्थूलन का कारण होता है उस पर विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका जमाव हो जाता है। तो उन्हीं में से एक क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो जो स्थूल भित्ति होती है, द्वितीयक भित्ति होती है, उस पर क्या होता है, सेलुलोज का जमाव होता है। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं उस स्थूल भित्ति पर जहां पर क्या होता है, सेलुलोज का अभाव होता है, और उस सेलुलोज के अभाव के कारण उस भित्ति में क्या पड़ जाती हैं, गर्त बन जाती हैं, ठीक है। और उन गर्तों को अपने क्या कहते हैं, उन गर्तों को अपने कहते हैं प्राथमिक गर्त। क्या कहते हैं, प्राथमिक गर्त, या इंग्लिश में इसको अपने कहते हैं प्राइमरी पिट्स, ठीक है। ये कौन सी भित्ति में होती हैं, ये द्वितीयक भित्ति यानी कि स्थूल भित्ति होती है, उसमें होती हैं। क्यों, क्योंकि जब सेलुलोज का जमाव होता है तो कई जगह ऐसी रह जाती हैं जहां पर सेलुलोज का जमाव नहीं हो पाता या कम होता है, तो उस जगह इन गर्तों का निर्माण होता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, प्राथमिक गर्त कहते हैं, ठीक है। अब अगर अपनी बात करें प्राथमिक गर्त की, तो प्राथमिक गर्त क्या होती हैं, ये जो दो आसन्न कोशिकाएं होती हैं, जो दो आसन्न कोशिकाएं होती हैं, उन आसन्न कोशिकाओं में क्या होती हैं, आमने सामने होती हैं। आसन्न कोशिकाओं में कहाँ होती हैं, आमने सामने होती हैं, ठीक है। आसन्न कोशिकाओं से क्या समझते हो आप, आसन्न कोशिकाएं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो कोशिकाएं कौन सी होती हैं, आसन्न कोशिकाएं होती हैं। और उन आसन्न कोशिकाओं से क्या होता है, ये आमने सामने होती हैं। अब जब आमने सामने होते हैं तो इनमें क्या होते हैं, कुछ बारीक जीवद्रीय तंतु निकलती हैं, ठीक है, बारीक जीवद्रीवी तंतु निकलती हैं, और उन जीवद्रीवी तंतु को अपने एक विशेष नाम से जानते हैं, ठीक है, जिनको अपने क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहती हैं। क्या कहती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहती हैं, ठीक है। आगे बात समझिए, प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं, कि जब प्राथमिक गर्त का निर्माण होता है, और प्राथमिक गर्त जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, आसन्न कोशिकाएं जो होती हैं, उन आसन्न कोशिकाओं की कहाँ होती हैं, आमने सामने होती हैं। जब आमने सामने होते हैं तो इन गर्तों से क्या निकलती हैं, कुछ सूक्ष्म बारीक, ठीक है, तंतु निकलते हैं, जीवद्रीवी तंतु निकलती हैं। उन जीवद्रीवी तंतुओं को अपने क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और ये प्लाज्मोडेस्माटा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कोशिकाओं के अंदर इनके विभिन्न से बहुत से कार्य होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मोडेस्माटा कहते किसी हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं,
ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, किस प्रकार से सहायक होते हैं, किसी भी कोशिका भित्ति के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो आसन्न कोशिकाएं होती है उनका जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है, जो आसन्न कोशिकाएं होती हैं उनका जो जीव द्रव्य होता है, इन जीव द्रव्यों को आपस में क्या करते हैं, परस्पर संबंधित बनाए रखने का कार्य करती हैं। ठीक है, उन जीव द्रव्यों में आपस में जो रासायनिक पदार्थ है उनका जो परस्पर लेन देन है उनको बनाए रखने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा करती है। तो ये बात आ गई अपनी कर ली किसकी, कोशिका भित्ति की परासंरचना की बात कर ली है। ठीक है, कोशिका भित्ति की परासंरचना के अंदर दो पार्ट अपने पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा था अपने फाइब्रिल्स के बारे में, ठीक है, और सेकंड अपने पढ़ा किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर अपने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में थोड़ा जिक्र कर लिया कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होते हैं, कुछ सजीव जीवद्रव्य तंतु होते हैं जो कि जो प्राथमिक गर्त पाए जाने वाले जो आसन्न कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती हैं, और ये दोनों जो आसन्न कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है उनको परस्पर संबंधित रखने का कार्य करती है। तो ये बात होगी अपने परासंरचना के बारे में। अब अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति की उत्पत्ति के बारे में, कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति की अगर अपने बात करें तो उत्पत्ति कब होती है कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति होती है जो अपने सेल डिवीजन पढ़ते हैं, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की जो लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, उस लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो अपने पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति होती है वो कब होती है, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन की जो लास्ट स्टेज होती है अंत्यावस्था, उस स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था कौन सी होती है भी, कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, कोशिका विभाजन की जो अंतिम अवस्था होती है अंत्यावस्था। कौन सी, अंत्यावस्था, यानी कि टिलोफेज। ठीक है, दोनों लिख देता हूं मैं, हिंदी में इसको अपने कहते हैं अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। ठीक है, और इंग्लिश में इसको अपने क्या कहते हैं, टिलोफेज, टिलोफेज। तो लास्ट स्टेज यही होती है कोशिका विभाजन की, क्या, टिलोफेज। तो इसकी जो निर्माण होता है कहाँ होता है, अंतिम अवस्था में होता है, टिलोफेज में। और होता किसके द्वारा है, ये होता है अपने गोल्जी इकाई के द्वारा। गोल्जी इकाई क्या होता है, गोल्जी बॉडी जिसको अपने कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, तो गोल्जी इकाई के द्वारा, और उसके बाद में परतरी जालिका और उनके जो वेसिकल्स या कोशिका पट होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, तो अंतिम अवस्था टिलोफेज में होता है, किसके द्वारा होता है, गोल्जी इकाई, गोल्जी इकाई व अंतःपरद्रवी जालिका, अंतःपरद्रवी जालिका यानी कि ER के द्वारा होता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। याद रखना ये बात। तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कब होती है, जो अपने लास्ट स्टेज होती है, कौन सी, टिलोफेज या अंत्य अवस्था, उस अवस्था में होती है, किसके द्वारा होती है, गोल्जी इकाई व अंतःपरद्रवी जालिका ER के द्वारा कोशिका भित्ति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो